नमस्ते बच्चों, कैसे हैं सब लोग। सेक्शन 188 पढ़ा। उम्मीद है आपने सेक्शन 188 अच्छे से समझा है। उम्मीद है सेक्शन 188 आपने घर पे भी पढ़ लिया है। उम्मीद है कि सेक्शन 188 आपने लर्न कर लिया है। उम्मीद है कि सेक्शन 188 में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से पूछ लोगे। उम्मीद पर दुनिया टिकी है, हम भी उम्मीद पर टिके हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे नंबरों से पास होगे। पेरेंट्स भी यही उम्मीद करते हैं। हमें सबकी उम्मीदें पूरी करना है। अगर हमें सबकी उम्मीदें पूरी करना है तो मेहनत तो करना पड़ेगी, है ना। हमने कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस खत्म किए थे 188 के रिलेशनशिप में। हमने ओमनिबस अप्रूवल भी देख लिया था, ठीक है। अब हम आ गए हैं कि सेबी गाइडलाइंस के अंदर 188 के क्या प्रोविजंस दिए हैं। उसके पहले एक बार 188 फटाफट से हम रिकॉल कर लेते हैं। 188 पब्लिक कंपनी पे भी लगता है, 188 प्राइवेट कंपनी पे भी लगता है। दूसरा, 188 तभी लगता है जब ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ हो रहा हो। रिलेटेड पार्टी मतलब सेक्शन 2 सबसेक्शन 77। रिलेटिव मतलब सेक्शन 2 सबसेक्शन 77। रिलेटेड पार्टी मतलब सेक्शन 2 सबसेक्शन 76। ठीक है। इसमें हमने पढ़ा था कंपनी के रिलेशनशिप में ये व्यक्ति रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। बोले कौन? बोले डायरेक्टर एंड उसके रिलेटिव, केएमपी एंड उसके रिलेटिव। एक फर्म जिसमें डायरेक्टर या कंपनी का मैनेजर या उनका रिलेटिव क्या हो, पार्टनर हो। फिर एक पार्टनरशिप फर्म जिसमें कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर या रिलेटिव क्या है, डायरेक्टर है या मेंबर है। फिर एक पब्लिक कंपनी जिसमें कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर क्या था, डायरेक्टर था एंड उसकी होल्डिंग 2% से ज्यादा होनी चाहिए। फिर एक बॉडी कॉर्पोरेट जिसके इशारों पर हमारी कंपनी, जो एक बॉडी कॉर्पोरेट जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारी कंपनी के डायरेक्टर के इशारों पर नाच रहे हैं। फिर उसका उल्टा देखा था हमने, ऐसा कोई पर्सन जिसके इशारों पर हम नाच रहे हैं। लेकिन हमने पढ़ा था कि अगर वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है तो उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर कंपनी की होल्डिंग कंपनी, कंपनी की सब्सिडरी कंपनी, कंपनी की एसोसिएट कंपनी, फेलो सब्सिडरी, ये भी क्या कहलाते हैं, रिलेटेड पार्टी कहलाते हैं। हाँ, ये पॉइंट शायद मैं बताने से रह गया था कि ये वाला पॉइंट प्राइवेट कंपनी पर नहीं लगता है। मतलब प्राइवेट कंपनी के केस में, प्राइवेट कंपनी अगर अपनी होल्डिंग कंपनी के साथ, अपनी सब्सिडरी कंपनी के साथ, अपनी एसोसिएट कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन करे तो 188 नहीं लगता है ना। ये पॉइंट डिस्कशन से रह गया था, मुझे क्लिक भी हो गया था। फिर क्या बोला, फिर हमने देखा था कि और कोई रिलेशनशिप, तो हमने बोला था होल्डिंग कंपनी का जो डायरेक्टर है आईडी को छोड़कर एंड केएमपी एंड उनके रिलेटिव जो है वो भी हमारे लिए क्या कहलाएंगे, रिलेटेड पार्टी। ये हो गया था। फिर रिलेटिव की डेफिनेशन याद कराई थी मैं। एक पीडीएम से ऊपर वाले मतलब मम्मी पापा, एक पीडीएम से बराबर वाले मतलब भाई बहन, एक पीडीएम से नीचे वाले मतलब छोरा छारी, बहू और दामाद। ठीक है। मम्मी पापा भाई बहन में स्टेप वाले शामिल हैं, छोरे में भी स्टेप वाला शामिल है, छारी में स्टेप वाला शामिल नहीं है, बहू और दामाद भी स्टेप वाले शामिल नहीं है। बाकी कंपनी सेक्ट के पर्पज से हमारे रिलेटिव नहीं है। हाँ, अगर हम एचयूएफ के मेंबर हैं तो एचयूएफ के जितने भी मेंबर्स हैं सब रिलेटिव हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, है ना। देन हमने पढ़े थे 7 तरह के ट्रांजेक्शन, सेल, परचेज, सप्लाई ऑफ गुड्स मटेरियल और सर्विसेज। दूसरा, सेलिंग और बाइंग ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। तो हमने बोला था फर्स्ट वाला गुड्स से रिलेटेड है मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, सेकंड वाले में सभी तरह की प्रॉपर्टी आ गई, टेंजिबल इंटेंजिबल सब आ गई, इमूवेबल भी आ गई। फिर लीज का था तीसरा पॉइंट। फिर चौथा पॉइंट सर्विसेज का था, सर्विसेज लो सर्विसेज दो। पांचवा पॉइंट हमने बोला था सेलिंग एजेंट अपॉइंट कर रहे हैं हम, ठीक है। फिर हमने क्या बोला था कि अगर अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो, फिर हमने क्या देखा था कि अगर प्लेस ऑफ प्रॉफिट पर अपॉइंटमेंट किया जा रहा है वो। ये ट्रांजेक्शन अगर रिलेटेड पार्टी के साथ होते हैं तो हमने देखा था कि सेक्शन कौन सा लगेगा, 188। और अगर 188 लग जाएगा तो पहली कंडीशन यही थी, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल लेंगे, आरबीसी से नहीं करना है। दूसरा क्या याद कराया था मैंने, उस डायरेक्टर को बाहर बिठाना है जो रिलेटेड पार्टी था। तीसरा क्या पढ़ा था, अगर ट्रांजेक्शन की वैल्यू लिमिट से ज्यादा है तो शेयर होल्डर की ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके भी अप्रूवल ले लेंगे। फोर्थ क्या पढ़ा था कि अगर शेयर होल्डर इंटरेस्टेड है तो उसे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। तो पब्लिक कंपनी के केस में इंटरेस्टेड डायरेक्टर एज वेल एज इंटरेस्टेड मेंबर दोनों को पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे, बट प्राइवेट कंपनी के केस में दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, देख लिया था। फिर एक्सेप्शन पढ़ा था जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन, कि इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अगर आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन हो रहा है तो सेक्शन नहीं लगता है। आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन मतलब हमने क्या देखा था
कि जिन टर्म्स एंड कंडीशन पर अनरिलेटेड पर्सन के साथ आप ट्रांजेक्शन करते हो, उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पर रिलेटेड पर्सन के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, सेक्शन नहीं लगेगा। फिर सारे ट्रांजेक्शन ऑडिट कमेटी अप्रूव करेगी, सारी चीजें देख ली थी। ऑडिट कमेटी ओमनिबस अप्रूवल भी दे सकती है। ओमनिबस अप्रूवल देते समय ये चीजें ध्यान रखेंगे। हाँ, ओमनिबस अप्रूवल में हमने पढ़ा था इकट्ठी साल भर की इन ब्लॉक परमिशन हम दे रहे हैं, ठीक है। और अगर बोर्ड की परमिशन की बिना या शेयर होल्डर की परमिशन की बिना ट्रांजेक्शन होता है तो 3 महीने के अंदर हमें परमिशन लेनी है। अगर परमिशन नहीं ली, बोर्ड की जरूरत थी, बोर्ड की परमिशन नहीं ली, तो बोर्ड के ऑप्शन पर वो वॉइडेबल है। शेयर होल्डर की परमिशन ले ली तो शेयर होल्डर के ऑप्शन पर वो वॉइडेबल है, ये भी देख लिया था हमने, ठीक है। फिर और क्या पढ़ा था, बहुत कुछ पढ़ा था। पेनल्टीज पढ़ी थी, पेनल्टीज मैंने बोला था याद करनी है आपको, डायरेक्टर रिपोर्ट में इससे डिस्क्लोज करेंगे, है ना। तो ये हमने क्विक रिवीजन कर लिया। अब हम आ रहे हैं किसके प्रोविजंस पर, तो अब हम आ रहे हैं हमारे सेबी के प्रोविजंस पर कि इस मैटर पर सेबी ने क्या प्रोविजंस प्रिस्क्राइब किए हैं। ये प्रोविजन जो है बेटा ये तो केवल किसके ऊपर लगेंगे, लिस्टेड कंपनीज के ऊपर लगेंगे। एंड ये प्रोविजन मैक्सिमम वैसे ही हैं जैसा हमने कंपनीज एक्ट में पढ़ा, या यूं कह लो सेबी गाइडलाइंस वाले प्रोविजंस कॉपी करके कंपनीज एक्ट के अंदर रखे हैं। एंड बहुत अच्छी बात है, दोनों के प्रोविजन 99% सिमिलर रखे हैं। हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, हमें पढ़ने में इजी रहेगा, याद करने में इजी रहेगा। अदरवाइज कंफ्यूजन होता है कि सेबी गाइडलाइंस में क्या लिखा था, कंपनीज एक्ट में क्या लिखा हुआ था, है ना। तो दोनों के प्रोविजन सिमिलर हैं। एंड जैसा जैसा चेंज सेबी गाइडलाइंस में करते हैं ये अकॉर्डिंगली चेंज टाइम में डाल देते हैं, कंपनीज एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। चले हम पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहले बोल दिया है क्या कि बोले रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या, है ना। तो रिलेटेड पार्टी का मतलब इन्होंने बताया है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है। तो बोले रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए ये कंडीशंस पूरी होना जरूरी है। सबसे पहले ट्रांसफर होना चाहिए, बोलते जाना मेरे साथ। सबसे पहले क्या होना चाहिए, ट्रांसफर। किस चीज का, रिसोर्सेस का, सर्विसेज का, ऑब्लिगेशन का। किस चीज का, रिसोर्सेस का, सर्विसेज का, ऑब्लिगेशन का। किसके बीच में, लिस्टेड एंटिटी एंड रिलेटेड पार्टी के बीच में। ये जो ट्रांसफर हो रहा है रिसोर्सेस का, सर्विसेज का, ऑब्लिगेशन का, ये किसके बीच में हो, तो बोले ये लिस्टेड एंटिटी एंड रिलेटेड पार्टी के बीच में होना चाहिए। बोले किस प्राइस पर, बोले प्राइस से मतलब नहीं है, प्राइस इज रिगार्डलेस, उससे ज्यादा मतलब नहीं है। आर्म्स लेंथ हो रहा है नहीं हो रहा उससे भी मतलब नहीं, प्राइस से मतलब नहीं है। एंड इसमें इंक्लूड किया है चाहे सिंगल ट्रांजेक्शन हो चाहे ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन हो जो एक फाइनेंशियल ईयर में किए जाते हैं, है ना। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का मतलब यही दिया हुआ है। वापस से यहां जो लिखा देख लेते हैं, मैंने बताया रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मतलब ट्रांसफर। किस चीज का, रिसोर्सेज का, सर्विसेज का, ऑब्लिगेशन का। किसके बीच में, लिस्टेड एंटिटी एंड रिलेटेड पार्टी के बीच में। किस प्राइस पर, बोले प्राइस से मतलब नहीं। एंड इसमें इंक्लूड किया गया है, किसको इंक्लूड किया गया है, बोले सिंगल ट्रांजेक्शन हो या ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन हो। तो एक छोटा सा चार्ट बनाकर हमने इसे पढ़ लिया। फिर आगे बोला है कि म्यूचुअल फंड के द्वारा जो यूनिट्स इश्यू की जाती है, म्यूचुअल फंड समझते हो ना, जिसमें हम हमारी थोड़ी थोड़ी सेविंग्स लगाते हैं, तो उसके कारण म्यूचुअल फंड हमें अपने यूनिट्स इश्यू करता है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के बराबर। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर 188 एप्लीकेबल नहीं होगा अगर म्यूचुअल फंड अपने रिलेटेड पार्टी को यूनिट्स इश्यू कर रहा है। म्यूचुअल फंड अपनी रिलेटेड पार्टी को अगर यूनिट्स इश्यू कर रहा है तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो भी एनएवी होती है, जो भी वैल्यू होती है उसके बराबर दे दी जाती है। इसलिए लिस्ट ने साफ साफ बोल दिया है म्यूचुअल फंड जो यूनिट इश्यू करता है उसको ये एप्लीकेबल नहीं है ना। फिर बोले रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या, तो बहुत अच्छी बात बोली ने, और बोले रिलेटेड पार्टी का मतलब वही है जैसा कि कंपनी एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन 76 में दिया, हमें अलग से याद करने की जरूरत नहीं। यू शुड बी थैंकफुल टू सेबी अंकल। और कहा दिया है, बोले AS 1 में दिया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में दिया है। बोले इस पे एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं, बोले AS 24 एंड AS 18 है, बट हमें पढ़ने नहीं है, दिए भी नहीं है। एंड अगेन यहां बोल दिया है, बोले क्या, म्यूचुअल फंड जो यूनिट्स इशू करता है उसके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। हमने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन देखी,
रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मतलब बोल दिया ट्रांसफर रिसोर्सेस का, ऑब्लिगेशंस का, किसके बीच में, बोले लिस्टेड एंटिटी के बीच में एंड रिलेटेड पार्टी के बीच में। कौन सी प्राइस पर, बोले प्राइस रिगार्डलेस है, और उसमें इंक्लूड किया है चाहे सिंगल ट्रांजेक्शन हो चाहे सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन हो, है ना। फिर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है, क्या बोलते हैं, कोई भी पर्सन या एंटिटी जो है, कोई भी पर्सन या एंटिटी जो है जो बिलोंग करता है, जो कनेक्टेड है लिस्टेड एंटिटी के प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप से। वापस से, कोई भी पर्सन या एंटिटी है ना जो बिलोंग करता है, जो कनेक्टेड है किससे, लिस्टेड एंटिटी के प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप से, एंड वो लिस्टेड कंपनी की 20% या ज्यादा की क्या रखता है, शेयर होल्डिंग रखता है, 20% या ज्यादा की शेयर होल्डिंग रखता है, तो ऐसा पर्सन भी रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में आएगा। बोले क्या मतलब, बोले जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है ना। अब क्या है, शर्मा जी हैं, वो कहीं से कहीं तक कंपनी से कनेक्टेड ही नहीं है, बट शर्मा जी मान लो मुकेश अंबानी के फैमिली मेंबर हैं, तो वो प्रमोटर ग्रुप से रिलेटेड हो गए, है ना। एंड शर्मा जी के पास रिलायंस के 20% या ज्यादा के शेयर हैं, तो क्या शर्मा जी दोनों कंडीशन पूरी कर रहे हैं। पहली कंडीशन तो क्या, बोले वो उस लिस्टेड कंपनी के जो प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप वाले व्यक्ति हैं, लिस्टेड एंटिटी के जो प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप वाले व्यक्ति हैं, वो उनसे रिलेटेड हो, बोले हाँ है। दूसरा, उसकी खुद की होल्डिंग कितनी हो, 20% या ज्यादा हो, बोले हाँ है। तो बोले शर्मा जी भी रिलायंस के लिए क्या कहलाएंगे, रिलेटेड पार्टी कहलाएंगे लिस्टेड कंपनी के केस में। इस जाके समझ में, हालांकि शर्मा जी डायरेक्टर नहीं है, केएमटी नहीं है, ऐसा और कुछ भी नहीं है, बट अगर वो ये दो कंडीशन पूरी करते हैं तो ऐसा होगा, है ना। चलो देख लो कहां लिखा है, बोला है कोई भी पर्सन या एंटिटी, बोलते जाना बच्चों मेरे साथ, कोई भी पर्सन या एंटिटी जो बिलोंगिंग है, कनेक्टेड है प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप से लिस्टेड कंपनी के। वापस से क्या बोला है, कोई भी पर्सन या एंटिटी विच बिलोंग्स टू प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप ऑफ लिस्टेड एंटिटी एंड उसकी होल्डिंग 20% या ज्यादा की है उस लिस्टेड एंटिटी की, तो वो भी डीम्ड टू बी रिलेटेड पार्टी कहलाएगा। दो चीजें ध्यान रखें, सेबी गाइडलाइंस में रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन नहीं दी, उन्होंने बोल दिया जो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन आपने कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 76 में पढ़ी है, वही रिलेटेड पार्टी हमारे लिए भी है, बट हम एक एडिशनल रिलेटेड पार्टी आपको बता रहे हैं। एडिशनली ये भाई लिस्टेड कंपनी के केस में सेबी अंकल की तरफ से क्या माना जाएगा, रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। बोले कौन, बोले वो व्यक्ति जो प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप से रिलेटेड है एंड उसकी होल्डिंग 20% या ज्यादा की है उस लिस्टेड एंटिटी में, तो ठीक है, दोनों कंडीशंस कंप्लाई होना जरूरी है। फिर बोले रिलेटिव की डेफिनेशन, बोल दिया इन्होंने, रिलेटिव की डेफिनेशन वही है जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 77 में दी, याद हो गया था ना, 10 तरह के रिलेटिव, एक पीढ़ी हमसे ऊपर वाले, एक पीढ़ी हमारे से बराबर वाले, एक पीढ़ी हमसे नीचे वाले, बहू दामाद, एचयूएफ के मेंबर एंड हस्बैंड वाइफ। ठीक, बोल दिया है म्यूचुअल फंड जब क्या इश्यू करती है यूनिट्स, तो उसके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगते हैं। अब बेसिक प्रोविजंस पे आ गए हैं कि सेबी गाइडलाइंस के अंदर इस रिलेशनशिप में क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं, हम उस पर आ जाते हैं। ठीक है, यहां 99% बेटा प्रोविजन वही है जो हमने कंपनीज एक्ट में पढ़ा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा सोचने की भी जरूरत नहीं है कि कितने सारे प्रोविजंस हैं, सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखें, पहला बोला है लिस्टेड कंपनी पॉलिसी फॉर्मुलेट करे जिसमें वो मटेरियलिटी ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन फाइंड आउट करे। सिंपल वर्ड में ही बोला है लिस्टेड कंपनी को अपनी पॉलिसी बनाना पड़ेगी जिसमें ये गाइडेंस हो, ये क्राइटेरिया हो, ये चेक करने का तरीका हो कि किस तरह से कोई ट्रांजैक्शन मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कहलाएगा। अब बोले ये मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या है, मैं आगे बताता हूं। जैसे कंपनीज एक्ट में हमें दो तरह की चीजें दी थी ना,
कोई सा भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो, हमें बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल लगती है। बट एक लिमिट से ज्यादा का अगर ट्रांजेक्शन है तो शेयर होल्डर की अप्रूवल लगती है। तो यहां पर भी वैसा ही है। बोले क्या, कितने भी अमाउंट का ट्रांजेक्शन हो, उन्होंने बोला है ऑडिट कमेटी से अप्रूव करवाना है। और एक लिमिट से अगर ज्यादा का है तो उसे मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कहा है। अगर वो ट्रांजेक्शन एक लिमिट से ज्यादा का है तो उसे मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कहा है। खुश होने की बात यही है कि यहां पर भी 10% वाली ही लिमिट है जो हमने कंपनीज एक्ट के अंदर पढ़ी थी। अलग से रटने की, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 10% वाली लिमिट दी है। एक और पॉइंट दिया है, वो मैं बताता हूं आपको कि मैंने जस्ट डिस्कस आगे तक का कर लिया, हम एक एक पॉइंट देख रहे हैं। तो हमें ये बोला है क्या कि आपको मटेरियलिटी ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन फाइंड आउट करने के लिए एक पॉलिसी फॉर्मुलेट करना पड़ेगी, है ना। उस पॉलिसी को आप कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड करोगे ताकि लोगों को मालूम पड़ सके कि इस कंपनी की रिलेशनशिप में किस तरह से मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन फाइंड आउट होते हैं, है ना। फिर बोल दिया है कि एक ट्रांजेक्शन जो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन वो मटेरियल माना जाएगा। जैसा कि ऊपर बोला था ना, मटेरियलिटी ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आप फाइंड आउट करो। और हम हमारी तरफ से तो बता रहे हैं, सेबी ने अपनी तरफ से तो बता ही दिया है कि इन ट्रांजेक्शन को मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कहा जाता है। बोले क्या, कौन से ट्रांजेक्शन को कहते हैं? तो बोल दिया है क्या कि चाहे सिंगल ट्रांजेक्शन हो या उस फाइनेंशियल ईयर में जितने भी ट्रांजेक्शन हो सब मिलाकर, ये भी अपन ने कल देख लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि चाहे सिंगल ट्रांजेक्शन हो या उस फाइनेंशियल ईयर में जितने भी ट्रांजेक्शन हो सबको मिलाकर अगर वो 10% को एक्सीड करे एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर के। हाँ, हमने वहां केवल टर्नओवर पढ़ा था, कंपनीज एक्ट में हमने केवल टर्नओवर पढ़ा था। यहां दिया है एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर ऑफ लिस्टेड कंपनी। बोले कंसोलिडेटेड टर्नओवर क्या होता है? बोले दो तरह की चीजें होती है, एक होता है स्टैंड अलोन टर्नओवर, एक होता है कंसोलिडेटेड टर्नओवर। अच्छा, कंसोलिडेटेड समझे अगर आपने होल्डिंग सब्सिडरी के अकाउंट्स बनाना सीखा हो कंपनीज अकाउंट में, या अदरवाइज आपने होल्डिंग सब्सिडरी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम कंसोलिडेट करके बनाते हैं। जैसे रिलायंस कंपनी है, रिलायंस की सब्सिडरी है एबीसी, तो रिलायंस की जब अकेले की बैलेंस शीट बनेगी जिसमें एबीसी की फिगर नहीं आएंगे, रिलायंस की जब अकेले की बैलेंस शीट बनेगी जिसमें एबीसी की फिगर नहीं आएंगे, वो होती है स्टैंड अलोन बैलेंस शीट। वो होती है स्टैंड अलोन, मतलब मैं अकेला ही हूं, मैंने अपनी सब्सिडरी को ऐड नहीं किया। लेकिन जब मैं अपनी सब्सिडरी को और अपनी बैलेंस शीट को मर्ज करके बनाता हूं, कंसोलिडेट करके बनाता हूं, वो होती है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। उसमें मेरे अकेले का टर्नओवर तो रहेगा, सब्सिडरी का टर्नओवर, जैसे सब्सिडरी कंपनी में मेरी 60% होल्डिंग है तो उसका 60% टर्नओवर भी तो मेरा ही है, वो भी मेरे टर्नओवर में ऐड होगा। दैट विल बी कंसोलिडेटेड टर्नओवर। ठीक, तो रिलायंस ने अकेले ने साल भर में सेल की 100 करोड़ की, तो 100 करोड़ का उसका टर्नओवर स्टैंड अलोन टर्नओवर है। तो रिलायंस की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसने 10 करोड़ रुपए की सेल की, उसमें 60% शेयर्स रिलायंस का है, तो 10 करोड़ में से 60% की सेल किसकी हो गई? रिलायंस की। तो 10 करोड़ का 60% मतलब 6 करोड़, और 100 करोड़ रिलायंस के थे, 6 करोड़ सब्सिडरी से मिले, मिलाकर कितना हो गया? 106। दैट इज कंसोलिडेटेड टर्नओवर। उसका 10% से ज्यादा अगर है, एक्सीड्स लिखा है, 10% भी नहीं चलेगा, एक्सीडिंग 10%, वहां पर भी ये देखा था हमने कंपनी सेट में। तो अगर वो 10% से ज्यादा है तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सर्कमस्टांसेस के अंदर वो क्या हो जाएगा? मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, MRPT। क्या हो जाएगा वो? MRPT, मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। आपको समझ में आई मेरी बात, है ना। फिर ये पैराग्राफ में वापस से ले लेता हूं, है ना। क्या बोला है? हम पॉलिसी फ्रेम करेंगे, क्या फाइंड आउट करने के लिए? मटेरियलिटी ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, और उसमें डीलिंग किस तरह से होगी इसके पर्पज से। एंड वो जो पॉलिसी है वो कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। फिर सेबी का कहना है कि एक ट्रांजेक्शन मटेरियल ट्रांजेक्शन कहलाएगा अगर वो सिंगल ट्रांजेक्शन,
चाहे उस फाइनेंशियल ईयर में उस पर्सन के साथ जितने ट्रांजेक्शन किए हो सब मिलाकर कंपनी का जो एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर है, लिस्टेड एंटिटीज का जो एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर है उसके 10% से वो ज्यादा है। तो भी जैसे एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर रिलायंस का कितना निकाला हमने 106 करोड़ रुपए, उसका 10% कितना हुआ 10.6 करोड़। उससे ज्यादा का ट्रांजेक्शन अगर हमने किया है, मान लो किसी पर्सन के साथ हमने 11 करोड़ का ट्रांजेक्शन किया है, मान लो किसी रिलेटेड पार्टी के साथ हमने 11 करोड़ का ट्रांजेक्शन किया है, तो वो 10% से ज्यादा है, दैट विल बी मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। तो आगे हम देखेंगे, इससे पहले एसी अप्रूव करेगी और उसके बाद बोर्ड जनरल मीटिंग के अंदर आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बोल दिया है, एक अलग से पॉइंट दिया जो कंपनीज एक्ट में नहीं था, बोले कोई भी ट्रांजेक्शन है जिसमें पेमेंट किया गया है रिलेटेड पार्टी को, कोई भी ट्रांजेक्शन है जिसमें पेमेंट किया गया है रिलेटेड पार्टी को ब्रांड यूज करने के बदले में या अदरवाइज रॉयल्टी का पेमेंट किया है, ब्रांड नेम यूज करने के बदले में या अदरवाइज रॉयल्टी का पेमेंट किया है, उसे हम मटेरियल मान लेंगे, चाहे वो सिंगल ट्रांजेक्शन हो या साल भर में जितने भी ट्रांजेक्शन हो, अगर वो 2% से ज्यादा है एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर के। तो वापस से क्या बोला अपन ने, तो इनका ये कहना है कि भाई कोई भी पेमेंट जो कंपनी कर रही है रिलेटेड पार्टी को, फिर से कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें कंपनी ने पेमेंट किया है रिलेटेड पार्टी को, एंड वो पेमेंट किस कारण से हुआ है, तो बोले रिलेटेड पार्टी ने अपना ब्रांड नेम यूज करने की परमिशन दी थी, उस कारण से रिलेटेड पार्टी को अदरवाइज आप इसी तरह से उसकी कोई असेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज करने के बदले में रॉयल्टी का पेमेंट कर रहे हो, तो वो ट्रांजेक्शन मटेरियल हो जाएगा। उसको 10% नहीं, वो 2% से अगर ज्यादा है तो वो ट्रांजेक्शन मटेरियल हो जाएगा। तो यहां लिस्टेड के पर्पज से ट्रांजेक्शन की 2 लिमिट दे दी है। बोले क्या, बोले अगर किसी ट्रांजेक्शन में लिस्टेड एंटिटी पेमेंट कर रही है रिलेटेड पार्टी को, बोलना अगर किसी ट्रांजेक्शन में रिलेटेड पार्टी को पेमेंट किया जा रहा है लिस्टेड एंटिटी के द्वारा, एंड पेमेंट किस कारण से हो रहा है, लिस्टेड एंटिटी ने ब्रांड नेम यूज किया है, ब्रांड यूज किया था रिलेटेड पार्टी का, या अदरवाइज रिलेटेड पार्टी की कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज की थी जिसके अकाउंट पर उसने क्या पे की है, रॉयल्टी पे की है, तो फिर अगर वो ट्रांजेक्शन लिस्टेड एंटिटी के कंसोलिडेटेड टर्नओवर के 2% से ज्यादा है तो भी हो जाएगा। तो जैसे रिलायंस का टर्नओवर था 106 करोड़, उसका 2% अगर हम निकाले तो कितना आएगा 2.06 करोड़। तो मान लो अगर ट्रांजेक्शन हुआ है 3 करोड़ का, तो 3 करोड़ मतलब 2% से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो जाएगा। एंड इनके अलावा कोई ट्रांजेक्शन मटेरियल तब कहलाएगा, इनके अलावा कोई ट्रांजेक्शन मटेरियल तब कहलाएगा जब वो 10% से ज्यादा हो एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर के, जब वो 10% से ज्यादा हो एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर। तो हमने 2 लिमिट दे दी, अगर पेमेंट हो रहा है तो 2% से ज्यादा, इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन था तो 10% से ज्यादा। उन्होंने बोल दिया है जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे सबके लिए एसी की प्रायर परमिशन लगेगी, तो कंपनीज एक्ट में भी पढ़ा था। फिर वहां पर भी बोल दिया इन्होंने वो भी ओमनीबस अप्रूवल दे सकती है, एंड ओमनीबस अप्रूवल के वही पॉइंट है जो हमने कहां देखे थे, बोले हमने देखे थे कंपनीज एक्ट में, है ना। तो बोल दिया है क्या कि पहले तो क्राइटेरिया डिसाइड करोगे, पॉलिसी बताओगे कि किस रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की ओमनीबस अप्रूवल दे दी जाए। उसमें देखा जाएगा कि जो ट्रांजेक्शन रिपीटेटिव नेचर के हैं, बेटा कल लास्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैं इनकी ज्यादा डिटेल अब नहीं बताऊंगा, है ना। तो बोले जो रिपीटेटिव नेचर के हैं उनके केस में फिर क्या बोला है, जरूरत क्या है, कंपनी का इंटरेस्ट किस तरह से इन्वॉल्व होगा ये बताओ। फिर ओमनीबस अप्रूवल देते समय आप उस पार्टी का नाम बताओगे, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन बताओगे, ड्यूरेशन बताओगे कितने ड्यूरेशन का हो रहा है, मैक्सिमम अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, फिर बेस प्राइस या करंट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या रहेगी, किस अमाउंट पर ट्रांजेक्शन किया जाएगा वो भी तो बताना पड़ेगा, ठीक है, हम वो भी बता देंगे। फिर क्या बोला, बोले और दूसरी कंडीशन जैसा कि प्रिस्क्राइब किया जाए वो कंडीशंस भी क्या कर दी जाएगी, स्पेसिफाई कर दी जाएगी, है ना। चलो
फिर बोल दिया है वही पॉइंट 1 करोड़ वाला जो पढ़ा था ना हमने, कि किसी कारण से अगर ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो फिर 1 करोड़ तक के, मैक्सिमम 1 करोड़ तक की वैल्यू के ट्रांजेक्शन हम इन ऊपर वाली चीजों को कंसीडर किए बिना भी दे सकते हैं। जब हम ओमनिबस अप्रूवल देते हैं तो ऊपर वाली कंडीशंस हमें कंप्लाई करना पड़ती है। जब हम ओमनिबस अप्रूवल देते हैं तो हमें ऊपर वाली कंडीशंस कंप्लाई करना पड़ती है। बट अगर हम ऊपर वाली कंडीशंस कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो भी 1 करोड़ तक के ट्रांजेक्शन के लिए, हम ओमनिबस अप्रूवल दे सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, फिर ये रिव्यू करेंगे क्वार्टर बेसिस पर। ये भी वैसा ही पॉइंट है कि क्वार्टर बेसिस में कि इस क्वार्टर के अंदर कितनी ओमनिबस अप्रूवल वाले ट्रांजेक्शन हुए हैं उनको रिव्यू करते जाओ। फिर ये परमिशन 1 साल के लिए, 1 साल बाद फिर से परमिशन लगेगी, है ना। फिर जितने भी मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है उनके लिए आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल लगेगी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके। एंड शेयर होल्डर जो इंटरेस्टेड है वो उसमें क्या नहीं करेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये भी वो का वही पॉइंट है। फिर बोल दिया है कि अगर ट्रांजेक्शन दो गवर्नमेंट कंपनीज के बीच में हो रहा है ना, या होल्डिंग कंपनी का हो रहा है अपनी सब्सिडरी के साथ, जिसने सब्सिडरी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिए हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर अवेलेबल भी करा दिए हैं। किसको अवेलेबल करा दिए हैं? शेयर होल्डर को। तो फिर ये ऊपर वाले रेगुलेशंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, ये भी हम पढ़ चुके हैं, है ना। फिर बोल दिया है क्या, जितने भी प्रोस्पेक्टिव ट्रांजेक्शंस हैं उनके ऊपर ये रेगुलेशंस लगेंगे। जो पहले हो चुके हैं, पास्ट के जो ट्रांजेक्शन हैं, ऑब्वियसली हम उन्हें तो आप रेगुलेट कर नहीं सकते। ठीक है। एंड 30 दिन के अंदर लिस्टेड कंपनी की ड्यूटी बनती है। कब से? बोले जब स्टैंड अलोन या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पब्लिकेशन अपन ने किया था, वहां से 30 दिन के अंदर ड्यूटी बनती है कि रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स का क्या करे, डिस्क्लोजर दे। यही एक अलग पॉइंट है। बाकी तो ऊपर हमने जिससे पढ़े केवल 2-4, मतलब 90% पॉइंट आपके सेम है, जैसा कि अपन ने कहा पढ़े हैं, कंपनीज एक्ट वाले रेगुलेशंस के अंदर पढ़े हैं। तो बच्चों खुश ना हो, अभी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के प्रोविजंस खत्म नहीं हुए हैं। सही सुना आपने, बस थोड़ा सा प्रोविजन और दिया है, वो है रजिस्टर मेंटेन करने के बारे में। रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड। इन्होंने बोला जब इतना सब कुछ तुमने किया है तो क्या एक रजिस्टर मेंटेन नहीं कर सकते? हम तो यही बोल रहे हैं ना, इतने प्रोविजन कंप्लाई कर लिए, एक रजिस्टर मेंटेन करने में और क्या कर रहा है ना। चलिए देखते हैं रजिस्टर मेंटेन करने के बारे में क्या कहा है। देखिए क्या बोला है, हर कंपनी की रिक्वायरमेंट रहेगी, ये ड्यूटी बनती है कि एक या ज्यादा रजिस्टर मेंटेन करें फॉर्म नंबर MBP 4 में, है ना, जिसमें जितने भी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड था सबका सेपरेटली पर्टिकुलर्स दिया जाए। आप पहले हेडिंग समझो। हेडिंग से क्या बोला है? बोले ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का रजिस्टर जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है। हेडिंग भी यही बोला ना, क्या बोला है? रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड। तो सेक्शन 184 जिन कॉन्ट्रैक्ट पर लग जाता है, सेक्शन 188 जिन कॉन्ट्रैक्ट पर लग जाता है, उन कॉन्ट्रैक्ट का हमें एक रजिस्टर मेंटेन करने का कहा गया है। एंड वो रजिस्टर कहां रखा जाएगा, कौन से फॉर्म में रखा जाएगा? MBP 4 के अंदर रखा जाएगा, है ना। उसमें सेपरेटली हर कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट की क्या की जाएगी? डिटेल इंटर की जाएगी। ठीक है। फिर बोल दिया है कौन कौन से पर्टिकुलर्स, बोले 184 के अकॉर्डिंगली जो भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जिनके साथ ट्रांजेक्शन हुए हों, जिसमें कौन इंटरेस्टेड था, बोले कंपनी इंटरेस्टेड थी, रिलेटेड पार्टी थी, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उसका रजिस्टर मेंटेन करो। फिर आपको अगर ध्यान हो तो हमने सेक्शन 184 में पढ़ा था कि अगर ट्रांजैक्शन दो कंपनीज के बीच में हो रहा है जिसमें हमारे डायरेक्टर की होल्डिंग 2% से कम है, जिसमें हमारे डायरेक्टर की होल्डिंग 2% से कम है, तो 184 नहीं लगता है। तो इस पैराग्राफ के अंदर यही कहा है कि अगर हमारा ट्रांजैक्शन किसी दूसरी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट के साथ हो रहा है जिसमें हमारे डायरेक्टर की होल्डिंग 2% से कम है, तो फिर आपको यहां इस रजिस्टर में उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। फिर आगे क्या बोल दिया है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट हुए हैं किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ, फर्म के साथ या अदर एंटिटी के साथ, जैसा कि 184 सबसेक्शन 2 में बताया है, जिसमें डायरेक्टर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से कंसर्न या इंटरेस्टेड है, उसके बारे में बोल दो। फिर बोला है उन्होंने 188 में जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुए हैं उनकी भी एंट्री करो। तो दो चीज मैंने समझाई ना बेटा, ये रजिस्टर जो है एक तो 184 जिन जिन ट्रांजेक्शन पे लग रहा है उन ट्रांजेक्शन्स की एंट्री इस रजिस्टर में की जाएगी, उसके अलावा 188 जिन जिन ट्रांजेक्शन पे लग रहा है उन ट्रांजेक्शन की एंट्री इस रजिस्टर में की जाएगी। फिर रजिस्टर में एंट्री एक बार की जाएगी एंड जो भी एंट्री है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में की जाएगी एंड उस एंट्री को कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी ऑथेंटिकेट करेगा, और कंपनी में कोई कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो बोर्ड ने जिस पर्सन को इस बिहाफ पर ऑथराइज किया है वो ऑथेंटिकेट करेगा। फिर रजिस्टर्ड कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखा जाएगा। ये पॉइंट तो बेटा कॉमन है, तो आपको हर रजिस्टर में मिलेंगे क्या, कि रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखा जाएगा, फिर वो परमानेंटली प्रिजर्व करके रखेंगे, फिर वो कंपनी सेक्रेटरी की कस्टडी में रहेगा, कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो बोर्ड ने जिसे ऑथोराइज किया है। तो ये दो पॉइंट जो है ना ये तो कॉमन मिलेंगे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंट्री करनी है, जल्दी से जल्दी एंट्री कर देनी है, और जितनी भी एंट्रीज है उन्हें ऑथेंटिकेट कौन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी करेगा। ये कॉमन पॉइंट मिलेंगे। ये नया पॉइंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। जो भी रजिस्टर है ये नेक्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड के अंदर रखा जाएगा, इस पर सारे डायरेक्टर्स के साइन करेंगे। ये रिक्वायरमेंट जो है बेटा ये इस रजिस्टर के अंदर की है, ये रिक्वायरमेंट और कहीं नहीं दी हुई है, ऐसी रिक्वायरमेंट और किसी रजिस्टर में नहीं है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है। आपको भी अच्छे से देखना है। क्या बोला है, ये रजिस्टर है ना ये नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में रखेंगे। बोले क्या मतलब, बोले जैसे जैसे मान लो क्या 10 मई को कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुआ, हमने रजिस्टर के अंदर एंट्री कर दी, फिर उसके बाद 12 जून को क्या हुई है, बोर्ड मीटिंग हुई है ना। तो फिर ये जो रजिस्टर है इस रजिस्टर को इस बोर्ड मीटिंग के अंदर रखा जाएगा एंड इस बोर्ड मीटिंग में मान लो 10 डायरेक्टर आए हैं तो 10 के 10 डायरेक्टर इसके ऊपर क्या करेंगे, साइन करेंगे। अब मैंने आपको वर्चुअल बोर्ड मीटिंग के बारे में बताया था, अगर आपको याद हो तो, क्या तुम्हें याद है हमने वहां क्या पढ़ा था, हमने देखा था कि जो डायरेक्टर फिजिकली आया है वो तो रजिस्टर पे साइन कर देगा, बट जो डायरेक्टर कैसे आया है, वर्चुअली आया है, वो कैसे साइन करेगा, तो वहां क्या बोला था, वो अपनी कंसेंट दे देगा तो हम मान लेंगे कि उसने साइन कर दिया है। तो वहां पर ये रजिस्टर का एग्जाम्पल सबसे सही फिट बैठता है। ये रजिस्टर जो कि यही बोलता है, क्या बोलता है कि इस रजिस्टर को बोर्ड मीटिंग के अंदर रखना है एंड बोर्ड मीटिंग में जितने डायरेक्टर आए वो इस पे साइन करेंगे। क्या जो डायरेक्टर फिजिकली आया वो तो साइन कर देगा, जो इलेक्ट्रॉनिकली आया वो कैसे साइन करेगा। तो इसका हम सेक्शन 173 में आंसर पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था हमने कि वो जो वर्चुअली बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहा है वो अपनी कंसेंट दे देगा, तो हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, उसने साइन मार दिए। फिर जो डायरेक्टर वो अपॉइंटमेंट से 30 दिन के अंदर अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करे, ये पढ़ चुके हैं अपन डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, जो भी अपॉइंटमेंट के बाद पहली बोर्ड मीटिंग होती है जिसमें वो लेकर आता है ना। फिर रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखेंगे, ये इंस्पेक्शन के लिए ओपन रहेगा बिजनेस आवर्स के अंदर एंड कंपनी का कोई भी मेंबर अगर इस रजिस्टर का एक्सट्रैक्ट मांगता है तो जब उसने डिमांड की थी वहां से 7 दिन के अंदर उसे अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसके लिए फीस चार्ज की जाएगी जैसा कि आर्टिकल में लिखी हो, तो 10 रुपए पर पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट भी सेम रहता है हर रजिस्टर में, डिफरेंस आता है इसका कि कहां केवल मेंबर को राइट दिया है, कहां मेंबर के साथ दूसरे पर्सन को भी राइट दिया है। इस पॉइंट को आपको नोट करते हुए चलना है। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सारे रजिस्टर एक कॉलम वाइज एक टेबल फॉर्म के अंदर आप बना ले, जिसमें इंस्पेक्शन कौन कर सकता है, एक्सट्रैक्ट कौन ले सकता है, उनकी चीजें रहें। तो कुछ रजिस्टर ऐसे होते हैं विच कैन बी इंस्पेक्टेड ओनली बाय मेंबर्स, कुछ रजिस्टर ऐसे होते हैं जो सभी के द्वारा इंस्पेक्ट किए जा सकते हैं। जैसे हम आगे रजिस्टर पढ़ेंगे, रजिस्टर ऑफ चार्ज, वो कोई भी देख सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बट इस रजिस्टर में और इसके पहले जो हमने रजिस्टर पढ़ा था 170 में, वो भी केवल मेंबर ही देख पाता था। समझ में आया ना। एंड अगर इन प्रोविजंस का आपने क्या किया, नॉन कंप्लायंस, तो कितने की पेनल्टी लगेगी, 25,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। ठीक है, चलो
अब हम पढ़ लेते हैं सेक्शन 187 जो हमने बीच में छोड़ा है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन 187, इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम, है ना। वापस से क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम। कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा अगर आपको याद हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा था कि कंपनी और मेंबर दोनों सेम होते हैं, दोनों एक ही पर्सन होते हैं, ऐसा पढ़ा था? नहीं, दोनों अलग अलग होते हैं, कंपनी अलग होती है, मेंबर अलग होती है। एंड कंपनी ओन्स प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो सब किसके नाम से होती है, वो कंपनी के ही नाम से होती है, कंपनी के डायरेक्टर के नाम से नहीं, कंपनी के किसी भी शेयर होल्डर के नाम से नहीं, किसी भी दूसरे पर्सन के नाम से नहीं। भले वो बोले कि मेरे पास कंपनी की इंटायर शेयर कैपिटल है तो भी उसके नाम से नहीं। ठीक है, ये पॉइंट उसी सेक्शन को प्रमोट करता है एंड ये पॉइंट यही बताता है कि भाई जितना भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है कंपनी के द्वारा वो कंपनी के नाम से ही होना चाहिए, है ना। चलिए देखें क्या बोला है कि जो भी इन्वेस्टमेंट होंगे, जो भी क्या होंगे इन्वेस्टमेंट काय में, किसी भी सिक्योरिटीज के अंदर, किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर या अदर असेट में, जो भी इन्वेस्टमेंट होंगे काहे के अंदर, बोले किसी भी सिक्योरिटी के अंदर, किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर या किसी भी अदर असेट्स के अंदर। तो बेटा जब इन्वेस्टमेंट कौन कर रही है, जब इन्वेस्टमेंट कौन कर रही है, कंपनी। पैसा कौन दे रही है, कंपनी। पैसा किसका है, कंपनी का। तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी के ही नाम से होना चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपनी के पास ही होना चाहिए। क्या मतलब, जैसे कंपनी ने एक लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी तो लैंड एंड बिल्डिंग की जो रजिस्ट्री होगी वो किसके नाम से होना चाहिए, कंपनी के ही नाम से होना चाहिए, कंपनी के डायरेक्टर या शेयर होल्डर के नाम से नहीं। फिर वो लैंड एंड बिल्डिंग किसके पोजीशन में होना चाहिए, कंपनी के पास ही होना चाहिए, उसकी टाइटल डीड किसके पास होना चाहिए, कंपनी के पास ही होना चाहिए। अच्छा एक जनरल एग्जांपल है ना, पापा है, पापा अर्निंग कर रहे हैं, पापा ने कमाया, कमाकर एक मकान खरीदा, किसके नाम से, पापा के नाम से। फिर हमारे पापा बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें मोबाइल दिलाया, मोबाइल का बिल किसके नाम से बना, पापा के नाम से। पापा बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें टू व्हीलर भी दिलाई, टू व्हीलर का बिल किसके नाम से फटा, आरसी बुक किसके नाम से बनी, पापा के नाम से। क्यों, पैसा उन्होंने दिया है। तो जिस पर्सन का पैसा होता है वो चीज उसी की होती है, उसी के नाम से होती है। हम बड़े हो जाएंगे, हम सीएस बन जाएंगे, बन जाओगे ना, जब हम सीएस बन जाएंगे भी कार खरीदेंगे, किसके नाम से, पापा के नाम से। हालांकि पापा के अपने नाम से खरीदोगे, अपने नाम से खरीदोगी, क्यों, क्योंकि पैसा हमने दिया और हमें याद है ना कि पापा ने जब खरीदी थी तो पापा ने अपने नाम से खरीदी थी। हम भी मकान बनाएंगे, उसकी रजिस्ट्री किसके नाम से होगी, हमारे नाम से। हम भी दूसरे कंपनियों के शेयर खरीदेंगे, सब किसके नाम से, हमारे नाम से। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, जो पैसा देता है वो चीज उसी के नाम पे होती है। तो जब यहां पर इन्वेस्टमेंट कंपनी के पैसे से हो रहा है तो किसके नाम से होना चाहिए, कंपनी के नाम से। वो इन्वेस्टमेंट होना भी किसके पास चाहिए, कंपनी के पास। यही सिंपल वर्ड में सेक्शन 186 बोलता है कि जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं, चाहे कंपनी की सिक्योरिटीज में, मतलब जैसे रिलायंस दूसरी कंपनी के शेयर खरीद ले, डिबेंचर्स खरीद ले, बॉन्ड खरीद ले, तो रिलायंस अपने नाम से खरीदेगी, मुकेश अंबानी के नाम से नहीं। फिर कोई भी प्रॉपर्टी खरीद ले, लैंड एंड बिल्डिंग खरीद ली, प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली, कार खरीद ली, सब किसके नाम से होगी, रिलायंस के नाम से। कोई भी असेट खरीदे, रॉ मटेरियल खरीद लिया, ये भी खरीद लिया, सब किसके नाम से होगा, रिलायंस के नाम से। सीधा सा लॉजिक है, पैसा उसने दिया है। और सबसे बड़ी चीज कंपनी के केस में यही है ना कि कंपनी का और उसके मेंबर्स का एग्जिस्टेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। दोनों का एग्जिस्टेंस सेम नहीं होता है। जब दोनों का एग्जिस्टेंस अलग अलग है, सेम है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब अलग अलग एग्जिस्टेंस है तो प्रॉपर्टी भी अलग अलग होना चाहिए। अब क्या है, इस जनरल प्रिंसिपल के कुछ एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन भी मतलब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रही है,
पैसा कंपनी का है, बट वो इन्वेस्टमेंट किसी और के नाम से हो सकता है, इवन वो इन्वेस्टमेंट किसी और के पास हो सकता है ना। वापस से क्या बोला है, ये तो हमने जनरल रूल पढ़ लिया। जनरल रूल तो यही बोलता है आप कोई भी सिक्योरिटी ले लो, कोई भी प्रॉपर्टी ले लो, कोई भी असेट ले लो जिसमें कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वो इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम से हो और वो इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास हो। लेकिन एक्सेप्शंस हैं, 5 एक्सेप्शंस इनके। उन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में इन्वेस्टमेंट तो कंपनी करेगी, पैसा कंपनी का रहेगा, बट वो इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम से नहीं होगा, ना ही वो इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास होगा। तो लॉ में क्योंकि एक्सेप्शंस दिए हैं, लॉ में क्योंकि एक्सेप्शंस अलाउड हैं, बोले ठीक है यार ये तो है, चलो हम एक एक करके समझते हैं उनको, है ना। सबसे पहले इस चीज को समझो, सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडरी कंपनी समझते हो ना, बोले जिस कंपनी की मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर हमारे पास हो। पहले यहां शेयर कैपिटल होता था, अब वोटिंग पावर हो गया। बोले आधे से ज्यादा वोटिंग पावर अगर किसी कंपनी के हमारे पास है तो वो कंपनी क्या बन जाएगी? हमारी सब्सिडरी बन जाएगी, है ना। तो जैसे रिलायंस है, दूसरी कंपनी है एबीसी, तो एबीसी की कैपिटल है 1 करोड़, रिलायंस के पास एबीसी के 60 लाख के शेयर हैं, तो 60% होल्डिंग हो गई, तो एबीसी क्या बन जाएगी? सब्सिडी बन जाएगी किसकी? रिलायंस की, कोई दिक्कत नहीं। एक वर्ड होता है बेटा WOS, होली ओन सब्सिडी। सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना लग रहा है? सुना सुना लग रहा है। तो हमने बोला होली ओन सब्सिडरी क्या? बोले जिसकी 100% कैपिटल किसके पास होगी? किसी दूसरी कंपनी के पास। मान लो एक दूसरी कंपनी है XYZ लिमिटेड, है ना। रिलायंस के पास इस XYZ कैपिटल, इसकी कैपिटल है 5 करोड़ एंड पूरे 5 करोड़ के शेयर इज हेल्ड बाय रिलायंस, ठीक है। तो रिलायंस के लिए एबीसी तो सब्सिडरी है, बट XYZ क्या हो जाएगी? होली ओन सब्सिडरी। होली ओन सब्सिडरी मतलब सारे के सारे शेयर्स हमारे पास है, ठीक है। अब बेटा एक बात मुझे बताना कि अगर XYZ कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है, नहीं बोलते जाना, XYZ पब्लिक कंपनी है ना। अब XYZ के 5 करोड़ के शेयर, सारे के सारे शेयर्स किसके पास? रिलायंस के पास। तो क्या रिलायंस मेंबर है XYZ की? हाँ। रिलायंस शेयर होल्डर है XYZ की? हाँ। तो जब सारे शेयर्स रिलायंस के पास हैं तो XYZ का तो केवल एक ही मेंबर हुआ, नहीं। एंड XYZ तो पब्लिक कंपनी है जिसमें लॉ के हिसाब से एटलीस्ट 7 मेंबर्स रिक्वायर्ड है, नहीं। आप समझे मेरी बात? वापस से, कोई भी पब्लिक कंपनी है तो उसमें कम से कम 7 मेंबर चाहिए। अब अगर किसी पब्लिक कंपनी की सारी शेयर कैपिटल रिलायंस के पास है तो रिलायंस उसकी होल्डिंग हो गई एंड वो रिलायंस की क्या हो गई? होली ओन सब्सिडरी। मतलब सारे शेयर्स अकेले रिलायंस के पास हैं, सारे शेयर्स अकेले रिलायंस के पास हैं, तो रिलायंस तो सिंगल पर्सन है ना, तो उस कंपनी के कितने शेयर होल्डर हुए? एक ही हुए यार। ये तो लॉ का नॉन कंप्लायंस कर दिया यार आपने, क्यों? क्योंकि 7 तो चाहिए। सिमिलर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, चलो हो सकता है क्या कि एक प्राइवेट कंपनी है, कौन कौन सी? बोले XY कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, बोले इसमें एटलीस्ट 2 मेंबर तो चाहिए लॉ के हिसाब से, सही पकड़े हैं? अब क्या अगर इसकी 100% कैपिटल रिलायंस के पास है तो रिलायंस इज ओनली मेंबर ऑफ XYZ। आप समझे मेरी बात? तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये तो लॉ का नॉन कंप्लायंस हो जाएगा ना, क्योंकि यहां तो कम से कम 2 चाहिए ना, यहां कम से कम 7 चाहिए ना। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, रिलायंस क्या करेगी कि
मैक्सिमम शेयर तो रिलायंस के पास हो गए, प्लस 6 और पर्सन के नाम से रिलायंस शेयर परचेस करेगी। जो 6 पर्सन रिलायंस के ही क्या होंगे, रिप्रेजेंटेटिव होंगे, रिलायंस के ही क्या होंगे, नॉमिनी होंगे। किसके कंट्रोल में होंगे, रिलायंस के। तो क्या हो गया, मान लो 6 जने हो गए, ए बी सी डी ई और एफ, है ना। इनके नाम से एक एक शेयर हो गया, तो ये 6 शेयर्स इन व्यक्तियों के नाम से हो गए, एंड बाकी सारे शेयर्स रिलायंस के पास हो जाएंगे। तो एक 6 तो ये हो गए, एक हो गई रिलायंस। तो अब इस कंपनी के अंदर कितने मेंबर हो गए, 7। तो फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, रिलायंस और होल्डिंग कंपनी कैन परचेज शेयर्स इन द नेम ऑफ इट्स नॉमिनी और रिप्रेजेंटेटिव। अब ए के नाम से एक शेयर खरीदा है, अब पैसा ए क्यों देगा, जब वो पैसा लगा नहीं रहा है, उसका कोई इंटरेस्ट है नहीं, वो तो रिलायंस में काम कर रहा है, रिलायंस का रिप्रेजेंटेटिव है। तो जब ए कुछ कर नहीं रहा है तो वो क्यों पैसा देगा यार, तो फिर सीधी सी बात है, पैसा इस एक शेयर का रिलायंस को ही देना पड़ेगा। इसी तरह से बी सी डी ई, क्योंकि अगर ये अपनी पर्सनल कैपेसिटी में शेयर खरीद लेंगे, आप समझो मेरी बात, अगर ये अपनी पर्सनल कैपेसिटी में शेयर खरीद लेंगे तो रिलायंस का इनके ऊपर से कंट्रोल हट जाएगा, और रिलायंस का अगर इनके से कंट्रोल हट गया तो फिर वो होल्ली ओन सब्सिडरी कैसे बनेगी, आप समझे मेरी बात। तो यहां यही बोला है, बोले क्या, जैसे ये प्राइवेट कंपनी है ना, तो इसमें क्या करेगी, एक तो रिलायंस हो गई, और एक कोई भी पर्सन, मान लो अपने शर्मा जी आ गए, एक शेयर उनके नाम से खरीद दिया। मान लो इस कंपनी ने 10,000 शेयर इश्यू किए थे, तो 9,999 शेयर रिलायंस अपने नाम से रखेगी, एक शेयर शर्मा जी के नाम से खरीदेगी, सो दैट मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी मेंटेन। समझ में आ गया आपको। ये 2 पॉइंट हम पहले बुक से रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। क्या बोला, जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं मेड एंड हेल्ड बाय कंपनी, किसी भी प्रॉपर्टी में, सिक्योरिटी में, असेट्स में, वो कंपनी के ही नाम से होंगे। बट कंपनी में होल्ड एनी शेयर्स इन इट्स सब्सिडरी इन द नेम ऑफ नॉमिनी और नॉमिनीज ऑफ कंपनी if it is necessary to do so to ensure that number of member of subsidiary is not reduced below the statutory limit। ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। और एक्सेप्शन क्या है, तो फिर अगला एक्सेप्शन बोला है, बोले हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर सर्टिफिकेट है, जैसे अब मान लो हम उल्टा लेते हैं, कोई एबीसी लिमिटेड है ना, उसने रिलायंस कंपनी के 1% शेयर खरीद रखा है ना। अब रिलायंस की शेयर होल्डर कौन हो गई, एबीसी हो गई। रिलायंस क्या बांट रही है, डिविडेंड बांट रही है, किसको देगी, अपने सारे शेयर होल्डर को देगी। देन एबीसी चाहे, अच्छा अब ये जो शेयर्स एबीसी ने खरीदे हैं रिलायंस के, वो एबीसी के ही नाम से होंगे और किसी के नाम से नहीं। उनका शेयर सर्टिफिकेट भी किसके नाम से होगा, एबीसी के नाम से, और किसी के नाम से नहीं, है ना। लेकिन वो चाहे तो वो क्या कर सकती है, वो चाहे तो क्या कर सकती है कि जो कंपनी का बैंक है, एबीसी का बैंक है, उस बैंक के पास शेयर्स या सिक्योरिटीज को जमा कर सकती है, ताकि वो बैंक कंपनी के बिहाफ पर उन शेयर्स पर डिविडेंड या डिबेंचर या दूसरी सिक्योरिटी थी तो वो इंटरेस्ट क्या कर सके, कलेक्ट कर सके। तो अब रिलायंस डिविडेंड बांट रही है, तो एबीसी ने क्या करा, अपने बैंक के पास वो शेयर सर्टिफिकेट जमा कर दिया एंड बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे दिए। बैंक अपने क्लाइंट के बिहाफ पर एजेंट के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करता है ना, तो बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि रिलायंस जब भी डिविडेंड बांटे आप कलेक्ट करना, हमारे अकाउंट में जमा कर देना। मान लो एबीसी लिमिटेड ने एचडीएफसी लिमिटेड के डिबेंचर्स खरीद रखे हैं, वो डिबेंचर सर्टिफिकेट किसके पास रखा दिया, बैंक के पास रखा दिया। क्या बोला, एचडीएफसी जब भी इंटरेस्ट बांटे कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में जमा कर देना। लेकिन यार आपको तो मना किया था ना कि जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके नाम से होगा और आप ही के पास होगा।
तो यह इन्वेस्टमेंट आपके नाम से तो है, बट आपने रख किसके पास रखा है? बैंक के पास। बट वो एक्सेप्शन में अलाउड है ना? हाँ है ना? तो हम ऐसा कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट समझ में आया? तो डिपॉजिट कर सकते हैं हम बैंक के पास। कौन से बैंक के पास? जो बैंक कंपनी का बैंकर टू द इशू है। किस चीज को? शेयर्स या सिक्योरिटीज को। काहे के लिए? कलेक्शन के लिए। क्या कलेक्ट करना? डिविडेंड और इंटरेस्ट जो उनके ऊपर मिलने वाला है। ठीक है, चलो इसी तरह से हम हमारे शेयर्स को अगर क्या करना चाहते हैं? सेल करना चाहते हैं। हम हमारी सिक्योरिटीज को क्या करना चाहते हैं? सेल करना चाहते हैं। जैसे वही हमने बोला ना, हम उसी एग्जांपल को लेते हैं। एबीसी के पास शेयर्स है रिलायंस के। ठीक है, आज रिलायंस के शेयर का भाव चल रहा है 2100 रुपए। ठीक, अब हम रेगुलर बेसिस पर मार्केट को नहीं देख पाते हैं। एबीसी की इच्छा है कि शेयर्स की प्राइस जब 2500 हो जाएगी तो वो क्या कर देगी? सेल कर देगी। ठीक, तो अब एबीसी का रेगुलर बिजनेस तो है नहीं कि वो स्टॉक मार्केट वॉच करते रहे। हो सकता है एबीसी होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड थी तो वो होटल का अपना रेगुलर काम देखेगी। तो एबीसी ने क्या किया? अगेन अपने बैंक को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑथराइज कर दिया। बोले क्या? बोले ये शेयर सर्टिफिकेट रिलायंस का है, आप अपने पास रखो और जब इसकी प्राइस कितनी हो जाए 2500, इसे बेच देना, इसे बेचकर पैसा हमारे खाते में जमा कर देना। हम रेगुलर बेसिस पर वॉच नहीं कर पाते हैं, एज एन एजेंट हमने आपको ऑथराइज कर दिया। बैंक अपने क्लाइंट की बिहाफ पर यह काम भी करता है। हाँ करता है। तो यार सर्टिफिकेट तो हमारे पास होना चाहिए। बोले लेकिन एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं ना, एक्सेप्शनल केस में हम दे सकते हैं। हमने दे दिया, लेकिन 6 महीने के अंदर जब आपने दिया था वहां से 6 महीने के अंदर वो सिक्योरिटीज बिक जाना चाहिए। 6 महीने में अगर वो सिक्योरिटीज नहीं बिकती तो फिर बैंक से आप वो सर्टिफिकेट वापस ले लो। बैंक के पास मैक्सिमम कितने टाइम तक? 6 महीने तक वो रह सकता है। वापस से देखते हैं पॉइंट क्या बोला है। हम डिपॉजिट कर सकते हैं ट्रांसफरिंग के लिए या होल्डिंग इन द नेम ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कोई भी शेड्यूल बैंक, है ना, जो बैंकर टू द इशू हो, बैंकर टू द कंपनी हो। किस चीज को? शेयर्स को या सिक्योरिटीज को। किस पर्पज से? इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर देयर ऑफ। यहां हमारा पर्पज क्या है? उन शेयर्स और सिक्योरिटीज का ट्रांसफर करना। ऊपर हमारा पर्पज क्या था? शेयर्स और डिविडेंड और इंटरेस्ट को कलेक्ट करना। इस वाले पॉइंट में हमारा पर्पस क्या था? डिविडेंड और इंटरेस्ट को कलेक्ट करना। इस वाले पॉइंट में हमारा पर्पस क्या है? ट्रांसफर फैसिलिटेट करना। ठीक है, बट अगर कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर वो ट्रांसफर नहीं होते हैं तो आप वापस ले लो। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को या हमारा जो बैंकर टू द इशू है, शेड्यूल बैंक, बैंकर टू द कंपनी है, उसके पास हम हमारा शेयर सर्टिफिकेट डिपॉजिट कर सकते हैं या उसके नाम से भी रख सकते हैं। किस पर्पज से? ताकि हम शेयर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकें। पर 6 महीने में शेयर को ट्रांसफर कर देना, नहीं तो उससे वापस से सिक्योरिटी ले लेना। चलिए फिर क्या बोला? अब हमने क्या लिया? लोन। हम वही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। तो हमने बोला एबीसी के पास रिलायंस के 1% शेयर्स थे। 1% तो बहुत होता है रिलायंस का। चलो हम मानते हैं एबीसी के पास रिलायंस के 10,000 शेयर है। अभी मैंने बताया एक शेयर की वैल्यू चल रही है 2,000 रुपए। तो ये शेयर कितने के हो गए? 2 करोड़ रुपए के शेयर हो गए। ठीक है, अब अच्छा, ये एबीसी लिमिटेड का क्या हो गया बेटा? इन्वेस्टमेंट। ये एबीसी लिमिटेड की क्या हो गई? असेट। एबीसी लिमिटेड की असेट साइड के अंदर इसे हम शो करेंगे। ठीक है, अब एबीसी लिमिटेड को सपोज करो लोन चाहिए। एबीसी लिमिटेड को सपोज करो क्या चाहिए? लोन चाहिए, अपने बिजनेस के पर्पज से या और किसी पर्पज से लोन चाहिए। लोन लेने किसके पास गए? सपोज करो बैंक के पास गए। बैंक लोन देगा? बिल्कुल देगा, बट बैंक क्या मांगेगा? सिक्योरिटी मांगेगा। बैंक क्या बोलेगा? बोले हमें आपकी असेट्स के ऊपर राइट दो,
हमने बैंक को बोला हमें हमें 50 लाख का क्या चाहिए, लोन चाहिए। बैंक क्या बोलेगा, आप हमें अपनी असेट्स पर राइट दो। हम बोलेंगे क्यों, बोले अगर आपने कल से पैसा नहीं दिया तो हम इस असेट्स को क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, और सेल करके अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। ठीक है। अब एबीसी लिमिटेड को 50 लाख का लोन चाहिए, तो या तो वो ये करे कि रिलायंस के शेयर्स बेच दे। और क्यों बेचे यार, अच्छा है, बढ़ रहे हैं, इनकम दे रहे हैं। तो हमने क्या किया, वो जो हमारे 10,000 शेयर्स थे, ये शेयर सर्टिफिकेट जो है, ये शेयर सर्टिफिकेट बैंक के पास प्लेस कर दिया। प्लेस कर दिया मतलब गिरवी रख दिया, एज ए सिक्योरिटी दे दिया। क्या दे दिया, बोले ठीक है, ये हमारे 2 करोड़ के शेयर्स हैं, हम पैसा दे देंगे गारंटी के साथ। आपका 50 लाख है तो हमारे 2 करोड़ के शेयर हैं, अगर नहीं दे पाए तो 2 करोड़ के शेयर बेचकर आपके 50 लाख तो बहुत आराम से मिल जाएंगे, बचा हुआ हम रख लेंगे, कोई टेंशन नहीं। तो ये हमने एज अ सिक्योरिटी किसको दे दी, बैंक को। तो अगर लोन के रीपेमेंट को सिक्योर करने के पर्पज से आप अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी लेंडर के पास गिरवी रख सकते हो, तो शेयर्स भी तो हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी है, हमने वो लेंडर के पास गिरवी रख दिए। तो ऐसी सिचुएशन में वो शेयर सर्टिफिकेट जो होना एबीसी के पास था, बट किसके पास चला गया, बैंक के पास। बट बोले अलाउड है ना, बोले हाँ ये रहा अलाउड। देखिए क्या लिखा है, डिपॉजिट विथ और ट्रांसफरिंग टू एनी पर्सन shares or security by way of security for repayment of any loan advanced to the company or the performance of any obligation undertaken by it। तो अगर हम लोन लेना चाहते हैं, लोन के रिपेमेंट को सिक्योर करने के लिए हम हमारी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी दे देते हैं। लेकिन अगर मूवेबल प्रॉपर्टी में हम शेयर्स देना चाहते हैं, शेयर्स भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। लास्ट दिया है डिपॉजिटरी का, है ना। डिपॉजिटरी एक आपने पढ़ा, मैडम ने पढ़ाया होगा ईबीसीएल में आपको, सिक्योरिटीज में आपको, है ना। अब डिपॉजिटरी एक्ट के अंदर क्या होता है कि हमने बोला हम शेयर्स जो हैं 2 तरह से रख सकते हैं, फिजिकल मोड में और इलेक्ट्रॉनिक मोड में। फिजिकल मोड में जब हम शेयर्स लेते हैं तो हमें शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, और वो शेयर सर्टिफिकेट हमारे नाम से होता है। जैसे एबीसी ने अगर शेयर्स खरीदे हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड के, तो एबीसी ने फिजिकल मोड में अगर शेयर्स लिए हैं तो टाटा मोटर्स लिमिटेड जो शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी वो किसके नाम से होगा, एबीसी लिमिटेड के नाम से। तो हम तो यही चाहते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट एबीसी लिमिटेड ने किया तो होना भी उसके नाम से चाहिए। बोला हाँ हमने यही किया, ठीक है। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मतलब डीमेट में शेयर्स खरीद रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में शेयर्स रजिस्टर्ड होते हैं डिपॉजिटरी के नाम से। शेयर्स इशू होते हैं डिपॉजिटरी के नाम से। एट प्रेजेंट कितने डिपॉजिटरी हैं, 2, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, है ना। तो एबीसी ने एनएसडीएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, क्या कि हमारे बिहाफ पर इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स आप रखना अपने पास। तो जब टाटा मोटर्स लिमिटेड शेयर इशू करेगी डीमेट के अंदर, तो वो एबीसी के नाम से नहीं इशू करेगी, किसके नाम से इशू करेगी, एनएसडीएल के नाम से। एनएसडीएल एक रोबो मेंटेन करता है, रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ऑनर। एनएसडीएल एक रजिस्टर मेंटेन करता है रोबो के नाम से, रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ऑनर। एनएसडीएल उसमें लिखेगा कि मैंने एबीसी के बिहाफ पर इतने शेयर्स रख रखे हैं। एनएसडीएल उसमें लिखेगा कि मेरे पास शेयर्स हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड के, बट वो मेरे नहीं हैं, वो किसके हैं, एबीसी के। बट टाटा मोटर्स लिमिटेड तो शेयर्स किसको देगी, डिपॉजिटरी को देगी, मतलब एनएसडीएल को, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली इशूइंग शेयर्स इन द नेम ऑफ एबीसी, दो इन्वेस्टमेंट इज बीइंग मेड बाय एबीसी। आप समझे मेरी बात। तो हुआ क्या, पैसा एबीसी ने दिया बट शेयर किसके नाम से है, एनएसडीएल के नाम से। आपको तो मना किया था अगर पैसा कंपनी दे रही है तो शेयर्स होने भी किसके नाम से चाहिए, कंपनी के। बोले लेकिन डीमेट में तो दुनिया यही कर रही है ना, डीमेट में तो मैं शेयर खरीदूं आप शेयर खरीदो, हमेशा डिपॉजिटरी के नाम से ही शेयर रजिस्टर्ड होते हैं। डीमेट में कोई भी शेयर खरीदे
हमेशा डिपॉजिटरी के नाम से ही होते हैं। तो यहाँ एबीसी ने भी अगर शेयर खरीदे तो वो डिपॉजिटरी के नाम से होंगे, एबीसी के नाम से नहीं। तो फिर लॉ का नॉन कंप्लायंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहां तो सभी यही कर रहे हैं ना। तो इस पॉइंट के अंदर यही बताया है। क्या बताया है कि होल्ड इन्वेस्टमेंट इन द नेम ऑफ डिपॉजिटरी व्हेन इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, कंपनी क्या है उसके अंदर बेनिफिशियल ऑनर। तो ये बताना मैंने, रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ऑनर में किसका नाम लिखा जाएगा, एबीसी का। तो एबीसी क्या कहलाएगी, बेनिफिशियल ऑनर। ठीक है, 187 खत्म हो गया, फटाफट से रिवाइज करके खत्म कर देते हैं। तो हमने बोला कि 187 क्या बोलता है, जो भी इन्वेस्टमेंट है ना किसी प्रॉपर्टी में हो, सिक्योरिटी में हो, असेट्स में हो, वो होगा भी कंपनी के नाम से, रहेगा भी कंपनी के पास, है ना। बट हाँ, अगर हमें सब्सिडरी कंपनी के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करने हो तो फिर हम दूसरों के नाम से शेयर ले सकते हैं। फिर हम हमारे शेयर सर्टिफिकेट को डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक के पास कलेक्शन करने के लिए डिविडेंड या इंटरेस्ट। फिर हम हमारे शेयर सर्टिफिकेट को डिपॉजिट या ट्रांसफर या होल्ड कर सकते हैं बैंक के पास, उन्हें ट्रांसफर करने के पर्पज से। बस 6 महीने में ट्रांसफर हो जाना चाहिए, 6 महीने में नहीं हुआ तो वापस ले लेना। फिर हम क्या कर सकते हैं, हम वो अगेन डिपॉजिट कर सकते हैं एज ए सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन, या बेनिफिशियल ऑनर अगर हम हैं तो रजिस्टर्ड ऑनर कोई और हो सकता है। ठीक है, चलो अब इतना सब कुछ किया है तो एक रजिस्टर भी मेंटेन करो, है ना। क्या बोला है कि कंपनी एमबीपी 3 नंबर वाले फॉर्म में एक रजिस्टर मेंटेन करेगी जिसमें उन सारे इन्वेस्टमेंट्स को लिखा जाएगा जो कंपनी के नाम से नहीं है, बट जिसमें बेनिफिशियरी कौन है, कंपनी है, जबकि वो शेयर्स हैं किसके नाम से, किसी और के नाम से हैं। एंड किसके नाम से है, उसका नाम क्या है, उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, ऐसा करने का रीजन क्या है, वो सारी चीजें आपको उस रजिस्टर में रिकॉर्ड करना पड़ेगी। वापस से, है ना, रजिस्टर का नाम देखें, रजिस्टर लिखा है रजिस्टर ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज बेनिफिशियली हेल्ड बाय कंपनी। तो रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी, रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी, वो आपको एक मेंटेन करना है एमबीपी 3 वाले फॉर्म में। फॉर्म सब रजिस्टर का फॉर्म नंबर अलग है, 99% चीजें सेम है बेटा। यहाँ पर भी वही दिया है, क्या कि बोले थर्ड पार्टी के नाम से आपने रजिस्टर रखा है तो उसे आप रिकॉर्ड करके रखोगे। फिर क्या बोला है, रजिस्टर रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखा जाएगा, परमानेंटली मेंटेन करके रखा जाएगा, कंपनी सेक्रेटरी की कस्टडी में होगा। कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो बोर्ड ने जिस पर्पस को इस पर्पस से ऑथोराइज किया है। फिर इसमें जितनी भी एंट्रीज हैं वो सब ऑथेंटिकेट करेगा, कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो बोर्ड ने जिसे ऑथोराइज किया है वो करेगा। फिर ये रजिस्टर इंस्पेक्शन के लिए ओपन रहेगा बाय एनी मेंबर और डिबेंचर होल्डर। माय लॉर्ड ध्यान दीजिए क्या लिखा है यहाँ पर, मेंबर एंड डिबेंचर होल्डर। अभी तक हम क्या पढ़ते आए थे कि रजिस्टर का इंस्पेक्शन केवल कौन कर पाएगा, मेंबर, बट ये रजिस्टर ऐसा है जिसका इंस्पेक्शन मेंबर भी कर सकता है, इवन डिबेंचर होल्डर भी कर सकता है। यही चीज ध्यान रखने की है कि रजिस्टर का इंस्पेक्शन कौन कर सकता है। तो आप एक टेबल बनाते जाओ, जितने रजिस्टर हम पढ़ते जा रहे हैं आप टेबल बनाते जाओ जिसमें कॉलम हो इंस्पेक्शन, तो आपने लिखा इस रजिस्टर का केवल मेंबर, इसका मेंबर और डिबेंचर होल्डर लिखा है ना। वो फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्पेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे, उसके लिए कोई दक्षिणा नहीं दी जाएगी। ठीक है, फिर इन प्रोविजंस का अगर आपने नॉन कंप्लायंस किया है तो कंपनी पर 25,000 रुपए का फाइन लगेगा, जो 25 लाख तक जा सकता है। एंड मैंने बोला ना पेनल्टी दो तरह की रहती है, कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, जिसे क्या बोलते हैं ऑफिसर इन डिफॉल्ट, जिसे क्या बोलते हैं ऑफिसर इन डिफॉल्ट, उसे 6 महीने की सजा होगी, 25,000 का फाइन जो 1 लाख तक जाएगा या दोनों। क्लियर हुआ, चले यहां तक करें। अब 3 सेक्शंस बचते हैं केवल, 190, 191, सॉरी 191, 192, 93, 94 और 95 तो हटाया जा चुका है दुनिया से ही, सिलेबस से नहीं दुनिया से ही हटाया जा चुका है। एंड बस ये चैप्टर फिर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।